नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। चुनावी नतीजे सामने हैं। बिहार में बहार है, फिर से एनडीए सरकार है। ये हम नहीं कह रहे, ये आज के नतीजे कह रहे हैं। ये नतीजे बता रहे हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस चुनाव को लड़ रहा था। महागठबंधन इंडिया गठबंधन को उसने बहुत पीछे छोड़ दिया। ऐसा लगा ही नहीं कि इंडिया गठबंधन को यहां पर जनता ने एक बड़ी जीत या सम्मानजनक जीत के तौर पर अपनी ओर से वोट किए। ओवरऑल में अगर हम देखें तो आरजेडी का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा, कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा और यह बात अब आईने की तरह साफ हो गई है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप ये सुनिए। आज सिर्फ एनडीए की विजय ही नहीं हुई है, ये लोकतंत्र की भी विजय है। भारत के लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों की भी विजय है। इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। बीते कुछ सालों से लगातार भारी मतदान होना, वंचितों शोषितों द्वारा ज्यादा से ज्यादा मतदान करना, ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी सिद्धि है। साथियों, ये वही बिहार है जो पहले माओवादी आतंक वहां पर हावी था, जहां पर नक्सल प्रभावित इलाकों में 3 बजे वोटिंग खत्म हो जाती थी। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। बाकी स्थान पर पूरा समय मतदान होता था, लेकिन उस क्षेत्र में 3 बजे के बाद मतदान कराना भी मुश्किल होता था। लेकिन इस बार के चुनाव में बिहार में बिना किसी डर के लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ एक उत्सव की तरह वोट दिया है। तो देखिए, यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और वो उस अंतर को भी बता रहे हैं किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव की सरकार का उन्होंने जिक्र भी किया, यानी कि आरजेडी का दौर भी गिनाया और फिर उसके बाद जेडीयू प्लस बीजेपी यानी कि एनडीए के बारे में बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की इस जीत पर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। लोकतंत्र की जीत बिहार में एनडीए के माध्यम से हुई। गरीब आदमी का बेटा प्रधानमंत्री बनता है। गरीब माँ का बेटा जो अपने बच्चे के लिए कितनी गरीबी से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाती है, चाय बेच करके जो अपने खुद की जिंदगी आगे बढ़ाते हैं, ये जीत माननीय मोदी जी की है। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये जीत गरीब से गरीब आदमी की है। गरीब आदमी के जीवन में भी अगर सरकार का मौका मिले तो जनता कैसा आशीर्वाद देती है। ये आशीर्वाद ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान भोलेनाथ सबको आनंद के साथ आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। अब देखिए, बिहार में तो शानदार अकल्पनीय जीत हुई है और बिहार की जनता ने वहाँ का जो राजद का वर्षों से उनकी सरकार को उन्होंने देखी थी, लालू प्रसाद यादव के समय में भी कांग्रेस की सरकार को भी देखी थी, उन्होंने फिर से एनडीए की सरकार को, आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार पर विश्वास व्यक्त किया है, उनके विकास कामों पर विश्वास किया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है। बिहार की जनता विकास को चुना है, सुशासन को चुना है
और बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो जितने हमारे विधायक जीते हैं उनको भी बधाई, शुभकामनाएं। तो भारतीय जनता पार्टी गदगद है, एक बड़ी जीत मिली है। हमारे साथ अब एक खास पैनल चर्चा में जुड़ रहा है। हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से 3 खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी भी जुड़ चुके हैं। बिहार से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं, और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई है। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजीव कुमार सिंह जी का रुख करते हैं। और राजीव जी, ये नतीजे क्या कहते हैं? ये नतीजे वापस से नीतीश कुमार को ही क्या मुख्यमंत्री बनाने के लिए अग्रसर हैं, या इस बार कुछ और हो सकता है? नतीजे पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में। विवेक जी, आपने कहा कि क्या कह सकते हैं, इसमें नीतीश जी के ही योगदान है। और ये सही बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नेतृत्व रहा, लेकिन बिहार में अगर कहा जाए तो नीतीश जी का जो 15 साल का अपना इनका जो काम का भी उसके आधार पे ये हुआ है। तो इसको इस रूप से नहीं देखा जाए कि आगे में क्या होगा। ये एकदम क्लियर है कि नीतीश जी मतलब मुख्यमंत्री होंगे। अब ये अलग बात है कि बीच में कैसा उनका क्या स्वास्थ्य और क्या रहता है, लेकिन स्टार्टिंग में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो यही वाला सिस्टम रहेगा, एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री। अब इस पर तो अभी लोग बैठ के आपस में एनडीए डिसाइड करेगा कि क्या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कितने उप मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि सभी महागठबंधन के हिसाब से है। तो गठबंधन के हिसाब से क्या एक लोजपा से रहे या एक बीजेपी से रहे, ये अभी थोड़ा बाद का चीज है। तो अभी इस पर एक बैठक होगी, बट ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, ये मैं आपको श्योर करता हूँ। और मैं सुबह भी आपको बताया था। ये लेकिन एक अलग पर्सनालिटी है। सरकार महागठबंधन के साथ भी बना लेते हैं, सरकार बीजेपी के साथ भी बनाते हैं, 7 दिन के लिए 2000 में मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, फिर 2005 पे सत्ता वापसी होती है, फिर बनते हैं, 2010 में बनते हैं, 15 में बनते हैं, 20 में बनते हैं, बीच में बीजेपी से अलग होते हैं, फिर बन जाते हैं। मतलब है क्या नीतीश कुमार को समझना क्या इतना आसान है? नीतीश कुमार मतलब, और अगर हम सियासी आरोप तो सब पर लगते हैं, लेकिन इन पर कोई भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप जैसा नहीं आया। जो हम देखते हैं आरजेडी को लेकर, लालू यादव के संबंध में जेल जाना पड़ा उन्हें, राबड़ी यादव जिस प्रकार से वो मुख्यमंत्री बनती है, लेकिन राबड़ी देवी, फिर उसके बाद हम तेजस्वी और तेज प्रताप को देखते हैं, तो बहुत सारे आरोप हैं। नीतीश कुमार में ऐसा क्या है जो इन्हें बहुत तरह के आरोपों से दूर रखता है? कि मैं बताते चलो कि आप नीतीश जी को देखिए, एक दौर था, या एक हम लोग के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी थे। तो ये सब कुछ राजनीति के ऐसे पोटैटो है, आलू, कि जो कहीं भी फिट हो जाएंगे। और रही बात कुछ इनके कार्य करने की शैली और चरित्र को लेकर, एक बड़ा स्पष्ट है, आम जनता में एक छवि है कि नहीं सोचते हैं वे लोग राजनीति में बहुत सफल करते हैं। या आप माननीय प्रधानमंत्री को देखिए या पूर्व प्रधानमंत्री को देखिए, या पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए। उसी तरह से नीतीश कुमार भी अपने परिवार के बारे में है। इसी तरह बगल में उत्तर प्रदेश में योगी साहब को देखिए। अहम बात है, यानी कि नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं एक ये बड़ी जीत है, एनडीए की बड़ी जीत है। गुलरेज जी भी हमारे साथ जुड़े, गुलरेज जी का रुख करते हैं। अब आज तो बीजेपी गदगद है, सवाल हम चाहे कठिन पूछें चाहे सरल पूछें, आप लोग गदगद हैं और एक बड़ी जीत आपको मिली है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार की आवाम का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा हमको आशीर्वाद दिया
और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि छप्पर फाड़ के यदि किसी को कह सकते हैं कि किसी को बहुमत दिया है तो वो एनडीए के हक में दिया है। भारतीय जनता पार्टी को बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में बनाया है। तो इसके लिए तो हम आभारी हैं बिहार की आवाम का और उन सभी कार्यकर्ताओं का कि जिन्होंने बहुत परिश्रम किया है। अब विषय ये आता है कि ये सब क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार चल रही थी बिहार में, उसने बिहार में आमूलचूल परिवर्तन किए। देखिए, मैं भी बिहार जब पहले जाता था तो एक समय तो ये लगता था कि कहाँ आ गए हैं। आप एयरपोर्ट पे उतरो पटना के तो कैसा लगता था कि कोई ठीक ठाक बस स्टैंड पर आ गए। आज आप उतर के देखिए, आपको पटना का विश्व स्तरीय नजारा दिखता है एयरपोर्ट पर उतरते से ही। तो मोदी जी की सरकार ने बहुत काम किया, नीतीश जी की सरकार ने बहुत काम किया। तो इन दोनों, और एक बात और भी है, मैं तो आपको बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे जेडीयू का कार्यकर्ता हो, चाहे चिराग पासवान के दल का कार्यकर्ता हो, चाहे हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का कार्यकर्ता हो, सब एक साथ मिलकर कदम ताल कर रहे थे। और किस समय कदम ताल कर रहे थे? जिस समय राहुल गांधी पर्यटन कर रहे थे, मड़ाई में जाकर जिप्सी में बैठे थे और जूडो कराटे की और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे थे मध्य प्रदेश के इनके अध्यक्षों को। तो एक तरफ तो ये था कि लोगों का विश्वास था। और देखिए, मैं बोलने में बिल्कुल मुझे गुरेज नहीं है कि राजनीति नैरेटिव पे काम करती है और नैरेटिव किसका बनता है? जिस पे यकीन हो। तो जनता को यकीन था मोदी जी पे, भारतीय जनता पार्टी पर। और जब मोहन जी गए तो जिसको जेन जी कहते हैं, जो जनरेशन जी की आजकल बात होती है, उसको ये लगा कि ये बीजेपी है जो एक सामान्य से व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देती है, एक सामान्य से व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देती है। तो हम इस दल के साथ जुड़ेंगे तो हम भी ऊपर जाएंगे और हमारा भले एक पारिवारिक पृष्ठभूमि इतनी बड़ी नहीं हो, लेकिन हमारी पृष्ठभूमि बड़ी बन सकती है। तो ये जो एक एतबार होता है ना लोकतंत्र में, इस लोकतांत्रिक एतबार की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग होते हैं और नैरेटिव भी बनता है और उस नैरेटिव पे हम फिर खड़े उतरते हैं। ठीक है, अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, क्या कहेंगे आज के नतीजों को देखकर? क्या किसी प्रकार का, हम देखते हैं कि कई बार विश्लेषक नैरेटिव बताते थे कि साहब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन ये नतीजे चाहे महाराष्ट्र के रहे हों, अब बिहार के, बहुत कुछ इस ओर इंगित करते हैं कि साहब कयास धते साबित होते हैं। नतीजे वाला दिन कुछ और ही कह देता है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विवेक जी कि किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि परिणाम ऐसे आएंगे। देखिए, मिनिमम जो एग्जिट पोल भी दे रहे थे, मिनिमम 133 से शुरू होके वो 145 तक ही थे, 150 तक थे। लेकिन ये इस तरह का जो है बम्पर मेजॉरिटी या बम्पर जिसको बोलते हैं कि विक्ट्री होगी, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये तो अब इसको भाजपा को और एनडीए को जो है बधाई देना ही होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा उनकी जीत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी का ये लिटमस टेस्ट था। बीजेपी को इसके बाद जाना है बंगाल। ये इलेक्शन अगर उनके लिए प्रेस्टीज का पॉइंट था, ये इलेक्शन अगर वो नहीं जीतते तो बंगाल में उनको बहुत तकलीफ होती। देखिए, दोनों पार्टियों में जो गठबंधन कह लें, महागठबंधन और ये एनडीए, दोनों में जो बेसिक डिफरेंस था कि बीजेपी के लोग जो हैं वो 5 साल इलेक्शन खत्म होने के बाद इलेक्शन मोड में आ जाते हैं और बाकी पार्टियां जो है वो इलेक्शन अनाउंस होने के बाद इलेक्शन मोड में आती है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो इसका जो गैप भरना जो है वो बहुत मुश्किल होता है दूसरी पार्टियों के लिए। और खास करके बिहार के चुनाव में देखिए आप, बीजेपी और जो उनके अलायंस है वो एकदम एकजुट रहे और उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल फिक्स थी। उन्होंने जो बाहर के जो मुख्यमंत्री बुलवाए, चाहे योगी आदित्यनाथ कह लीजिए या मोहन यादव कह लीजिए, इन्होंने बिल्कुल जो है उस इश्यू को डाइवर्ट किया और सनातन की ओर ले गए। लेकिन वही प्रधानमंत्री जो है वो अपना फोकस रखे रहे और नीतीश कुमार जो है उनका फोकस डेवलपमेंट पे रहा। उनकी तुलना में जो महागठबंधन है वो शुरू से ही बिखरा रहा। कभी वो एक साथ एक सुर में बोलते दिखे नहीं, चाहे सीटों का बंटवारे को लेकर एक रहे, चाहे पहले जो सीएम फेस को लेकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरी तक बोले ही नहीं कि तेजस्वी को हम बनाएंगे। फिर बाद में मुकेश सहनी अड़ गए। फिर बाद में जब कैंपेनिंग शुरू हुई तो आप देखिए कि तेजस्वी अकेले ही कैंपेनिंग कर रहे हैं। मतलब उन्होंने किसी को साथ में लेना जरूरी नहीं समझा। और बीजेपी और एनडीए के साथ ये रहा कि उन्होंने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, यहाँ छत्तीसगढ़ से कार्यकर्ता वहां जा रहे हैं बिहार,
तो जीतने के लिए जो चुनाव लड़ा जाए, जीतने के लिए, तो वो जीता जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहे हैं तो फिर वो दुर्गति कांग्रेस की होती है। फोकस्ड इलेक्शन जिसको बोलते हैं, फोकस्ड, वो टोटली फोकस्ड था जो बीजेपी का था। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दिल्ली का धमाका था वो एक बहुत बड़ा जो है एक गेम चेंजर भी रहा। सेकंड फेज में जो बम्पर वोटिंग हुई है, तो उसके कारण देखिए मुस्लिम जो MY जो इक्वेशन है वो फेल हो गया। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी जो है बीजेपी को जो है सीटें मिल गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो बीजेपी ने जंगल राज का, दो चीज थी। बीजेपी एक तरफ जो है वहां बिहार की जनता को जंगल राज का डर भी दिखा रही थी, और दूसरी ओर जो इस 10 साल 15 साल में जो डेवलपमेंट हुआ उसका पिक्चर आपने कही है। तो लोगों ने भरोसा किया, बिल्कुल बिल्कुल लोगों ने भरोसा किया, और वो नतीजे और हमारे डर दिखा रहे हैं वो भी काफी है। अगर वो आ गया तो मुश्किल है। तो ये कुल मिलाकर अगर देखें तो ये एक बहुत कैलकुलेटिव इलेक्शन कैंपेन था बीजेपी का, एनडीए का, और उन्होंने उसमें जीत हासिल की। और इसको कहते हैं कि जो जीता वो सिकंदर। तो बहुत फोकस्ड इलेक्शन उन्होंने लड़ा। बात आपने कही है अनिल जी, उसकी तुलना में ये समझने वाली बात जो है। महागठबंधन पिछड़ गया। जी, हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए डॉक्टर KP यादव जुड़ रहे हैं, पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं स्वागत करूंगा आपका। आज की एक बड़ी जीत, लेकिन साहब विपक्ष के कुछ सवाल हैं। विपक्ष कह रहा है साहब कि ये चुनाव आयोग की जीत है। विपक्ष कह रहा है साहब SIR की टेक्निक ऐसे समय पे लाई गई जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला। जी जी, KP यादव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, हाँ जी भाई साहब, देखिए ये जीत जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है, माननीय नीतीश कुमार जी की जीत है। ये केंद्र की और प्रदेश की जो योजनाएं आई हैं जिनसे लोगों के जीवन में खुशहाली आई है, ये उसकी जीत है। ये बिहार के नीतीश कुमार जी के सुशासन की जीत है। ये केंद्र में जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, जो हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए जिन योजनाओं से कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा है, लोगों के जीवन में बदलाव आया है, ये उसकी जीत है। और कल तक जो इतने विपक्षी थे वो कोई कुछ नहीं कह रहा था। कल तक दावे किए जा रहे थे कि बहुमत उनके पक्ष में आएगा। लोग तो तारीखें भी बता रहे थे कि हम किस तारीख को शपथ लेने वाले हैं। और आज जब बिहार की जनता ने उनको नकार दिया पूरी तरह से, तो फिर वो फिजूल के बहाने कुछ भी बनाने लगे हैं। कभी चुनाव आयोग पे कभी उंगली उठाते हैं, तो कभी किसी पे उंगली उठाते हैं, पर वो स्वयं ये नहीं देखते कि उनकी जब सरकारें थी तब बिहार की स्थिति क्या थी, उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। उन्होंने तो कभी विपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं अदा की है। तो किस तरह से वो जनता का विश्वास जीत सकते हैं, कैसे जनता के बीच जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा KP यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया आपका। रुक करते सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे वर्मा साहब, ये एक अच्छा मौका था, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब मेहनत के साथ लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जिस हिसाब से भीड़ आ रही थी जनसभाओं में कि अच्छा मार्जिन पहुंचेंगे, लेकिन आज मार्जिन आप लोगों के पक्ष में नहीं रहा। विवेक जी, एक महत्वपूर्ण बात वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी ने कही कि सारे अनुमान के विपरीत जो परिणाम है, और इसके संदर्भ में मैं समझता हूं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने उद्बोधन में खुद ही कहा कि निर्वाचन आयोग को बहुत बड़ी जीत के लिए बधाई, तो इसमें सारे पर्दे हट जाते हैं और असल जीत का जो श्रेय है वो मोदी जी ने खुद ही निर्वाचन आयोग को दे दिया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय चुनाव आयोग के गठबंधन से इस प्रकार के परिणाम हासिल किए गए। तो ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, देखिए ये SIR का जो मामला था, लगातार विपक्ष उठा रहा था कि किस तरह से, किस अधिकार से आप 65 लाख लोगों को मतदान के अधिकार से आपने वंचित कर दिया। 21 लाख लोगों के नए नाम जोड़े गए, जबकि फॉर्म 6 जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने का फॉर्म होता है विवेक जी, वो निर्वाचन के ही दावों में 16 लाख लोगों ने भरा और आपने 21 लाख नाम जोड़े। तो ये 86 लाख जो वोट चोरी है उसका परिणाम ये दिख रहा है। सारे अनुमान, सारे एग्जिट पोल के विपरीत जो है भारतीय जनता पार्टी, बताया ना, देश के प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि विकास नहीं रुकेगा बिहार का। अब 20 साल से आपकी सरकार है, आप गठबंधन में हैं, आप विकास की बात करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेके क्या क्या बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड है। नीति आयोग की रिपोर्ट में खुद ही
केंद्र की सरकार ये मान रही है कि बिहार सबसे पीछे के पायदान में खड़ा है। जिस प्रकार से पिछले 1 साल का ही देख लीजिए, मैं तो 20 साल की बात नहीं करता विवेक जी। पिछले 1 साल में बिहार में 23 पुल ढहे हैं, उसमें से 17 पुल जो है वो 15 दिन के अंदर उद्घाटन के। और जिस प्रकार से इन चुनाव के समय आचार संहिता लगे होने के बावजूद 10-10 हजार रुपया डालकर चुनाव को प्रभावित किया गया, जो सैकड़ों ट्रेन में भर के वोटर लाए गए भाजपा का गमछा पहनाकर, तो ये निर्वाचन आयोग की खुली छूट है। मैं तो उम्मीद करता हूं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विनोद राय को 2014 के चुनाव में मदद करने के लिए लोकसभा के बाद में जो है वो पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया, अब तो ज्ञानेश जी उससे बड़े दावेदार साबित हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ज्ञानेश जी को पुरस्कृत करे। और जिस तरह से वोट चोरी का मामला है, ये प्रमाणित हो गया कि इतने कुशासन के बावजूद यदि स्ट्राइक रेट 101 सीट में लड़ी है भाजपा, 90-95 अगर आता है तो ये बता दे मोदी शाह के खुद के गृह प्रदेश में। और जहां तक श्रेय की बात है, आपने देखा विवेक जी कि कैसे मोदी जी की अचानक इन समय में जो है रैलियां कैंसिल कर दी गई। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अचानक रैली और चुनाव का काम छोड़ के महाराष्ट्र चल दिए, मुंबई चल देते हैं। तो ये अगर हार जाते तो उसका ठीकरा जो है, अगर निर्वाचन का काम जो है सफल नहीं हो पाता, ये षड्यंत्र में कामयाब नहीं होते, तो नीतीश जी पे ठीकरा फोड़ते। अब जो है जीत गए तो मोदी जी के मुंह में जुबान पे तो आ ही गया कि निर्वाचन आयोग का धन्यवाद, और करना भी चाहिए इनको। मैं तो आपको एक ये दिखाता हूं निर्वाचन के साइट पर जी है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में सुरेंद्र जी जनता ने जिस प्रकार से वोट किया, कुछ तो फैक्टर रहे होंगे कि आज 200 पार पर बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ है, तो साहब इसमें जनता के वोट भी तो शामिल है ना विवेक जी। वही मैं बता रहा हूं, ये एक विधानसभा सीट है चनपटिया, जहां पर 24 राउंड में मतगणना होने की जानकारी निर्वाचन आयोग ने तय प्रोग्राम के हिसाब से दिया। मतलब 24 राउंड के हिसाब से ईवीएम मशीनों को बांटा गया था। 24वें राउंड के बाद में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां से 828 वोट से हार गया। तो उसके बाद 25वां राउंड घोषित हुआ 24 राउंड खत्म होने के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग को यह बताना चाहिए कि 25वें राउंड के लिए ईवीएम ज्ञानेश जी कहां से लाए। दूसरी बात, निर्वाचन के 2 प्रेस रिलीज को मैं आपको बताता हूं। 30 सितंबर को 7 करोड़ 42 लाख मतदाता बताए गए इसी निर्वाचन के प्रेस रिलीज में। उसके बाद में जब मतदान का दिन आया 7 करोड़ 45 लाख हो जाते हैं। तो ये मतदाता आए कहां से, इसको ज्ञानेश कुमार जी को स्पष्ट करना चाहिए। तो ये वोट चोरी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा के बाद में अब बिहार का नया मॉडल है। तो ये चीजें जो है साफ दिख रही है, कोई पर्दा रहा नहीं। और उसी पर पर्दादारी करने के लिए 10,000 रुपया जो खाते में डाले गए ताकि ये कारण बता सके। तो भारतीय जनता पार्टी के अधिनायकवाद में जिस तरह से वोट चोरी हो रही है, ये लोकचंद का अधिनायकवाद है। ठीक है, श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ हैं। सुंदरानी साहब क्या कहेंगे? आज आप लोग गदगद हैं, मिठाई बांट रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है साहब 60 गांठ से जीते हैं आप लोग। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने बहुत बड़ा बहुमत देकर यह साबित कर दिया कि 20 साल के शासन में एनडीए की सरकार में जिस प्रकार से नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एनडीए का नेतृत्व जिस प्रकार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को सम्मिलित जनता तक पहुंचाने का काम किया, उसी का परिणाम है कि आज बिहार में हम जीते हैं। रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का आरोप लगाने का, तो कांग्रेस तो अपनी गलतियों को खोजने के बजाय वो चुनाव आयोग पे आरोप लगाती है, वो ईवीएम पे आरोप लगाती है। ये लगातार चुनाव हार रहे हैं, उसके बाद भी सबक नहीं लेते। जिस प्रकार के बयान राहुल गांधी जी के आ रहे थे, जिस प्रकार की बातें हो रही थी, निश्चित रूप से जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगा रहे थे, वो उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। अब मैं बात करूं, जंगल राज था बिहार में 20 साल पहले लालू जी के नेतृत्व में, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं स्वयं बिहार के इलेक्शन में आया था
और जो स्थिति मैंने देखी पटना का जो विकास हुआ और जिस प्रकार से 25 किलोमीटर के रेंज में जो एक्सप्रेस वे बनाया गया गंगा के, देख के आश्चर्य होता था, ऐसा लगता था कि हम पटना में हैं कि हिंदुस्तान से बाहर हैं। इस प्रकार के विकास अगर बिहार ने देखे हैं तो निश्चित रूप से विकास की जीत है। डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की सरकार की योजनाओं का लाभ, और कांग्रेस पार्टी और चाहे आरजेडी का जिस प्रकार से जंगल राज रहा, कहीं न कहीं जनता को ये बात का एहसास हो गया था कि अगर आरजेडी जीतेगी तो वापस जंगल राज आएगा। जंगल राज नहीं चाहती थी बिहार की जनता। कहीं न कहीं सुशासन जो नीतीश बाबू ने लाया था, उस नीतीश बाबू के सुशासन को लोगों ने स्वीकार किया, मोदी जी की योजनाओं को स्वीकार किया, मोदी जी अमित शाह जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 11 साल में केंद्र में सरकार चलाकर यह बता दिया कि विश्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कितनी तारीफ होती है। आज भारतीय जनता पार्टी कारण कैसे हम विश्व में भारत का स्थान बना चुके हैं और चौथी अर्थव्यवस्था बनी है, आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। ये कितने भी आरोप लगा ले, इनके किसी आरोप में दम नहीं है। ये हार को स्वीकार नहीं करते। हार को स्वीकार करना चाहिए। राजनीति में हार जीत होती है, चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा बहाने खोजकर चुनाव आयोग और ईवीएम पे आरोप लगा देती है। ठीक से समीक्षा भी नहीं करते, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास भी नहीं करते और चुनाव ढंग से लड़ते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है साहब। हम ये निश्चित रूप से, अनिल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल की तैयारी करती है, एक चुनाव हो जाता है दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती। निश्चित रूप से हम चुनाव को गंभीरता से लेते हैं और चुनाव को चुनाव जैसे लड़ते हैं। ये लोग मनोरंजन के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं, इसलिए इनका ये बुरा हाल है और जनता तक अपनी बात को पहुंचाने में सफल नहीं होते। और आपके अलायंस को सबसे ज्यादा सीटें भी मिली है। राजीव जी का रुख करते हैं। राजीव जी, अभी आप अनिल जी को सुन रहे थे। अनिल जी का कहना था कि ये बंगाल चुनाव से पहले बिहार में इतनी मैसिव जीत एनडीए बीजेपी की होना बंगाल के लिए एक अच्छी तैयारी है। पर जैसे ही हम पूर्ववर्ती चुनाव देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार ऐसा लगा था बिल्कुल सरकार बन जाएगी, पर हम देखें 100 के आंकड़े के अंदर बीजेपी रह गई। हाँ, बीजेपी ने अपने वोट में अपार वृद्धि की बंगाल में। यह बिहार का चुनाव क्या बंगाल के लिए एक मैसेज है भारतीय जनता पार्टी के बूस्टअप होने के लिए? और वहां पर जो पार्टी लगातार सत्ता में है, टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, तो एक यहां से चैलेंज दे सकती है बीजेपी? देखिए विवेक जी, ये बात आप सही बोल रहे हैं कि हमारा बिहार जो है बंगाल का बॉर्डर है, इसलिए बहुत से हमारे बिहारी भाई भी बंगाल में कमाने खाने जाते हैं हर रूप से, तो इसका असर वहां पड़ेगा। वहां पर बंगाल की एक, मैं आपको भौगोलिक स्थिति बताऊं तो वे बांग्लादेश से जो बॉर्डर होने के कारण, तो जो वहां से, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री हमेशा बोलते रहते हैं, तो जो कुछ बाहरी आकर यहाँ बसे हुए हैं तो उनको वहां की मान्यता हर रूप से मिल गई है। ये थोड़ा वे लोग प्रभावित करते हैं वोट को। लेकिन अगर आप बिहार की इस इलेक्शन को देखेंगे तो आने वाले समय में बंगाल पर भी असर पड़ेगा और आने वाले समय में झारखंड पर भी असर पड़ेगा। मैं आपको बताऊं जी, रही बात जो महागठबंधन के अपने कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि इसमें ये लोग आत्ममंथन करना सबसे जरूरी है। हम लोग सुबह भी यही बात बोल रहे थे कि आत्ममंथन करना और प्री प्लानिंग, हमें मतलब कोई काम करने हैं तो उसके लिए हमें तैयारी शुरू से करने होंगे। ऐसा नहीं कि अब आग लगा और हम आज ही कुआं खान देंगे और आग को बुता देंगे। ये कमियां महागठबंधन से हम लोग देख रहे हैं कि जहां भी राज्यों में हो रही है, ये लोग जब इलेक्शन टाइम हो रहे हैं एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन आप एनडीए का देखेंगे तो जिसको हमेशा ये लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो वे हमेशा इलेक्शन मोड में रह रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, हम लोग 12 साल से इस चीज को देख रहे हैं कि वे हमेशा एक राज्य में होता है दूसरे राज्य की तैयारी करते हैं। तो इसमें महागठबंधन को हमेशा थोड़ा सा ये लोग को अपना आत्ममंथन करना चाहिए और किस तरह से अपने संगठन को मजबूत करें इस पर देखें, और जो इनके गठबंधन के जो भी लोग हैं उनको कैसे लेकर चले
ये सब कमियां कुछ है जिसका ये सब परिणाम हो रहा है। जी। लेकिन बिहार के इलेक्शन से मैं आपको बताऊं, आने वाले समय में बंगाल और झारखंड दोनों दो सटे हुए राज्य हैं, क्योंकि वहां के लोग भी यहाँ हैं और यहाँ के लोग भी वहां पर हैं। ये सब एक सटे हुए, एक समय में सभी एक ही राज्य के अंदर होते थे। इसका आने वाले समय में जरूर असर पड़ेगा। और जैसा एनडीए का हम देख रहे हैं, भविष्य की तैयारी लोग करते हैं, तो निश्चित है कि हार जीत अपनी जगह पर है, लेकिन हमेशा ये लोग अपने को बढ़ाते आ रहे हैं। जिस राज्यों में भी अगर इनकी हार हुई है तो वहां पर अगर 10 है तो 12 करते हैं, 12 है तो 14 करते हैं। तो इसलिए कहना एकदम मतलब ये है कि इसके इलेक्शन से बंगाल और झारखंड में असर नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा जी। ये मैं आपको जी गुलरेज जी का रुख करते हैं। गुलरेज जी, अब क्या कहेंगे? सबसे मुख्य बात यह है कि आपकी जीत में थोड़ा सा खटास इसलिए भी आ सकता है कि कांग्रेस को नजर आ रहा है साहब कि ये आपकी चुनाव आयोग के साथ, ज्ञानेश कुमार साहब के साथ जो नजदीकियां हैं, एसआईआर का मुद्दा है, और यही सब आपकी जीत के तौर पर आ गया। मैं लगातार यही सुन रहा हूं। विवेक भाई, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि चोर मचाए शोर, और ये कांग्रेसी जो है ना, ये काम चोर हैं, जिनसे मेहनत नहीं होती है, बस शोर करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चोर मचाए शोर। आप ये देखिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कब मेहनत करता है, कब परिश्रम करता है, कब अपना पसीना बहाता है। कभी नहीं होता चुनाव के 8 दिन पहले कड़क वाला सफेद कलर का कुर्ता पजामा पहन के निकलते हैं इनके कार्यकर्ता। हवा हवाई कार्यकर्ता होते हैं, हवा हवाई नेता होते हैं। आप देखिए कि जब बिहार में बिल्कुल घमासान था, जब मोहन यादव जी मध्य प्रदेश से लगे हुए थे, कंटिन्यू एक से ज्यादा जगहों पर डेली जा रहे थे, कई सभाएं कर रहे थे, लोगों से भेंट कर रहे थे, तो राहुल गांधी पचमढ़ी में बैठे थे। क्या ये उनको शोभा देता था? और फिर आप ये बताइए ना कि क्या तालमेल था आरजेडी के बीच में और कांग्रेस पार्टी के बीच में। मैं सुबह से जब से परिणाम आना शुरू हुए, जब से क्रिस्टलाइज होना शुरू हुए, तब से देख रहा हूं कि ऑनलाइन ट्विटर पर एक दूसरे पर गरिया रहे इनके कार्यकर्ता। कोई कहता है कि तेजस्वी यादव की वजह से हुआ, कोई कहता है राहुल गांधी की वजह से हुआ, आपस में ही बिल्कुल लड़ रहे हैं, तो साथ में कदम ताल नहीं कर सकते थे। तो आप सब चीजों को, इक्वेशंस को मिक्स कीजिए। फिर आप ये देखिए ना कि वास्तव बात तो ये है कि उसी दिन ये चुनाव हार गए थे जिस दिन तेजस्वी यादव का नाम इन्होंने डिक्लेयर किया था बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद कुछ भी नहीं है। अगर बेबी लालू की बात करें तो उनकी पहचान इसलिए तेजस्वी यादव की क्योंकि वो बेबी लालू हैं। और बेबी लालू को जब लोग सुनते हैं या उनको देखते हैं तो जब उनके विषय में सोचते हैं कि ये बंदा मुख्यमंत्री बनेगा, तो फिर वो लालू यादव की जितनी स्मृतियां हैं वो सब आ जाती हैं। तो कोई भी नहीं चाहता, विशेषकर आज का युवा तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो दिन वापस आ जाए बिहार में जब कट्टा राज चलता था। तो और कांग्रेस को तो विषय में बोलूंगा मैं कि राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, निकला छक्का। जी क्या बोलोगे आप? हाँ। पर ये बात भी तो क्लियर हो गई ना कि निकला छक्का। एक बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी लेके आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी लगातार कह रहे थे साहब कि ये एसआईआर इसलिए एन वक्त पे लाया गया कि हमारे जो मूल वोटर हैं वो छिटक जाएं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फिजूल की बातें। मैं यही कह रहा हूं ना कि काम चोर मचाए शोर। अगर कांग्रेस पार्टी कुछ भी थोड़ी भी मेहनत करती तो आपको लगता है कि छक्का बन जाते। चलिए, नतीजे आपके पक्ष में हैं। अब देश की जनता ने, मतलब बिहार की जनता ने एक बार फिर से आपको बागडोर सौंपी है। एक अच्छा और बेहतर कार्य आप करें। अनिल जी का रुख करते हैं। अनिल जी, पीके का बहुत जिक्र हो रहा था। प्रशांत किशोर के माना जाता है कि ये 8 से 9 मुख्यमंत्रियों के सलाहकार रह चुके हैं। 2014 में फिर एक बार मोदी सरकार जब वो पूरा नारा चला था तो उस पूरी कैंपेन के पीछे पीके थे। पीके की एक बहुत बड़ी कंपनी है। पीके खुद चुनाव में जब गए तो उनको काफी डोनेशन मिला, जो बताता है कि जनसुराज और पीके ने एक मजबूत आयाम स्थापित किया। लेकिन ये बात नतीजे में उतनी रास नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि गेम चेंजर बनेंगे, कुछ फैक्टर बनेंगे, पर एनडीए को ही फायदा दे गए पीके, महागठबंधन को नुकसान करवा दिया। नहीं, देखिए विवेक जी,
पीके जो है वो एके बनने चले थे। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने फॉलो किया, उनको लगा कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह जी अरविंद केजरीवाल को जिस तरह जनता ने हाथों हाथ उठाया, इनको भी हाथों हाथ उठाया जाएगा। इन्होंने पब्लिक इशू तो पकड़ा, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन चलाया, उनके साथ अन्ना जुड़े, अन्ना के साथ बहुत सारी बड़ी बड़ी जो है पर्सनालिटी जुड़ी, लेकिन ये सीधे इलेक्शन में आ गए। और वही मैं कह रहा हूं कि आप इलेक्शन टाइम पे अगर इलेक्शन मोड में आते हैं तो आपको वैसा रिजल्ट कभी नहीं मिल सकता जैसा आप चाहते हैं। पीके ने कुल मिलाकर जो है, देखिए, कहीं ना कहीं से एनडीए को ही फायदा पहुंचाया है, कांग्रेस को डैमेज किया है। महागठबंधन को चाहिए था ना केवल पीके बल्कि असदुद्दीन ओवैसी से भी बात करते, उन्होंने भी जो है एनडीए को ही जो है फायदा पहुंचाया है। मुस्लिम जो एमवाई जो इनका फैक्टर था, मुस्लिम यादव फैक्टर, वो मुस्लिम यादव फैक्टर जो है एमवाई माने महिला युवा फैक्टर हो गया। मुस्लिम यादव फैक्टर काम ही नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को अब चाहिए, कांग्रेस को आत्ममंथन करे। कांग्रेस ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जरूरी नहीं सब सहमत हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब तक देश में लिटरेसी रेट नीचे था, कांग्रेस का ग्राफ ऊपर था। और जब कांग्रेस का ग्राफ नीचे तब आना शुरू हुआ जब लिटरेसी रेट बढ़ना शुरू हुआ। जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ी है वैसे वैसे कांग्रेस का ग्राफ नीचे आया। अब इनको ये सोचना चाहिए कि भाई आप जो है 75% एरिया तो आप छोड़ दे रहे हो, 75% जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आप छोड़ दे रहे हो, 25% कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ रहे हो, और फिर आपका जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है वहां पर उस स्टेट में, वो उनके नेता कैसे माने कि मेरी टिकट, वो कैसे उसको एश्योरेंस मिले कि मेरी टिकट पक्की है, अगर गठबंधन में वो सीट चलेगी तो वो क्या करेगा। तो आपको संगठन मजबूत करना चाहिए। कांग्रेस को चाहिए कि पूरी पूरी सीटों पे लड़े, तब जाकर आप 25 सीट, मतलब अरे आप 25 सीट पे चुनाव लड़ रहे, छोटी पार्टी मेजर है। देखिए विवेक जी, कांग्रेस पार्टी मेजर है लेकिन पार्टनर माइनर है। तो ये डिफरेंस जो है कांग्रेस के लिए बहुत घातक है। वही स्थिति जो है महागठबंधन ने जो अपना AIMM के साथ कहिए या जनसुराज के साथ कहिए, इन्होंने बात नहीं की, ये उनकी गलती थी। और लाइक माइंडेड पार्टीज को एनडीए ने जोड़ कर रखा, चाहे जीतन राम मांझी रूठते रहे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा रूठते रहे, इन्होंने मनाया। देखिए बीजेपी का ये कल्चर नहीं है, बीजेपी सुनती नहीं थी, बीजेपी तोड़ देती थी, लेकिन इस बार उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ा और बिल्कुल एकदम कि उनको लगा कि नहीं, हमको जीतना ही है। दरअसल बीजेपी ये चुनाव जीतने के लिए ही लड़ रही थी, क्योंकि उनको आगे बंगाल जाना है। बंगाल में गठबंधन और महागठबंधन वाली स्थिति नहीं है। बिहार में कांग्रेस को तो ममता सीट देती नहीं है, वहां पे डायरेक्ट फाइट है बीजेपी और उनके खिलाफ, और कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं। तो ये अपना ग्राउंड मजबूत करने के लिए, ये जीत के लिए, ये मोरल बूस्ट हुआ है उनके कार्यकर्ताओं का, बंगाल के कार्यकर्ताओं का इस जीत से। तो अब जो है आत्ममंथन करना चाहिए कांग्रेस को सिवाय इस बात के। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं एक दो लाइन और दो मिनट और लूंगा कि कांग्रेस किसी जमाने में जो उसके नारे होते थे वो पब्लिक से कनेक्ट करते थे। इंदिरा गांधी के समय नारा आया था गरीबी हटाओ, वो गरीबों से सीधा कनेक्ट करता था। फिर उसके बाद आया नारा कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, वो भी गरीबों से कनेक्ट करता था। अब ये वोट चोर, गद्दी चोर, गरीबों का क्या लेना देना। भाई आप गद्दी चोर बोल रहे हो, वोट चोर बोल रहे हो, तो वो तो पब्लिक सोच रही है कि ये तो अपने लिए गद्दी खाली करवा रहा है। गरीबों को कनेक्ट करने वाले नारे जो पॉजिटिव नारे हैं, आप पॉजिटिव कैंपेनिंग के सिवाय इलेक्शन अब नहीं जीत सकते, क्योंकि आज का युवा जागरूक हो चुका है, समझदार हो चुका है। और मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी पैरेलल कैंपेनिंग कर रही थी, एक तरफ डेवलपमेंट बता रही थी, दूसरी तरफ जंगल राज बता रही थी। तो जंगल राज का डर बहुत जरूरी था, क्योंकि देखा है बिहार के युवाओं ने एक समय जो क्रेज था क्राइम के लिए, जब बरौनी ऑयल फील्ड बनी, देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, फिर उसके बाद धनबाद कोल फील्ड, यहीं से माफिया पैदा हुए, और जो क्राइम इंडस्ट्री, जो ऑर्गेनाइज क्राइम इंडस्ट्री जो डेवलप हुई, वहीं से डेवलप हुई, उसको देख के युवा उधर भागा। तो वो कई साल तक वो क्राइम में ही भटकता रहा। अब लेकिन आज का युवा डेवलपमेंट चाहता है, तो वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो वो नीतीश कुमार को देखता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, और इसको कांग्रेस को समझना चाहिए कि आप पॉजिटिव नारे पे जाए और पॉजिटिव बात करे, और साथ ही साथ सारी सीटों पर अगर लड़ेगी तो शायद रिवाइव कर पाएगी। अन्यथा नॉर्थ इंडिया की, हिंदी बेल्ट की पार्टी जो है वो साउथ की पार्टी बन गई। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अहम बात आपने कही है। और ओवरऑल आपने बताया किस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, और उसका एक बहुत बड़ा मैसिव एडवांटेज बीजेपी को इतने बड़े नतीजे के तौर पर मिला।
सुरेंद्र जी, आत्मचिंतन का दौर है, कोई इनकार नहीं कर सकता। बात यह भी है कि राहुल गांधी जितने मजबूती के साथ आते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ जनता आ रही है उनके साथ, जनता सुन रही है। सोशल मीडिया पर भी बहुत गजब का रिस्पॉन्स आता है, पर ये नतीजों में क्यों नहीं काउंट होता? जब बात नतीजे की आती है तो यहां कांग्रेस क्यों पीछे हो रही है? विवेक जी, आपने चुनाव के एन पहले भागलपुर का वो आंदोलन भी देखा जो उद्योग के नाम पर 1 रुपए में हजारों एकड़ जमीन अडानी को दी गई। वहां स्थानीय पूरे बिहार में उसके खिलाफ जन आक्रोश था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैसे फिल्टर लगाया जाता है, ये उदाहरण है उसका। आप आंकड़ों को देखेंगे, आरजेडी को लगभग 23% वोट मिले, 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन सीटें 25। भारतीय जनता पार्टी देखिए, वो आधे से कम सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 101 में लड़ी। उसके पहले यही इसी तरह के परिणाम महाराष्ट्र में देखेगा, 149 में लड़े, 132 जीत गए। यहाँ 101 में लड़े, 90-95 सीटें आ रही है। भाजपा का वोट परसेंट आप देखेंगे तो 20% है, 96 लाख वोट कुल मिले, और आरजेडी को 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा वोट मिले, लेकिन भाजपा की सीटें 91 और आरजेडी की 25। तो ये साफ दिखाता है कि निर्वाचन आयोग किस प्रकार से फिल्टर लगा के तय फार्मूले के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। मैंने उदाहरण भी दिया जो कनपटिया का। अभिषेक रंजन जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 24 राउंड जो आखिरी राउंड था उसमें जीत गए थे। उसके बाद 25वें राउंड के लिए ईवीएम कहां से आया? आपने सासाराम का भी वो वीडियो देखा होगा, ट्रकों में भर के जो ईवीएम के खाली डब्बे दिखे थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से वोट चोरी करके, जनमत चोरी करके, ये ज्ञानादेश है, ये ज्ञानेश जी का ज्ञानादेश है, जिसमें ईवीएम, 10,000 का कैश बेनिफिट, एसआईआर में गड़बड़ी, 81-86 लाख वोट इधर के उधर किए गए। जिस तरह से 65 लाख लोगों को मताधिकार से वंचित किया गया और 21 लाख नए जोड़े गए, उसमें तो उदाहरण सामने आया था भाजपा का जो महामंत्री है गुजरात का, ये गुजरात मॉडल कहते हैं, गुजरात मॉडल भी फेल हो गया। अब 90-95% स्ट्राइक रेट तो इनका कभी गुजरात में भी नहीं रहा, जो इनका गृह प्रदेश है देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री का। ये बताए कभी दूसरा उदाहरण है? तो ऐसा क्या कर दिया बिहार में? मूल मुद्दा जो है विवेक जी, पलायन का है, बेरोजगारी का है, युवा बड़ा वर्ग है वहां पर जो इनके खिलाफ था। 20 साल के कुशासन में जिस प्रकार से रोजगार के अवसर छीने गए, उद्योग मतलब इनको केवल अडानी दिखता है। जिस प्रकार से वहां पर जमीनें दी गई उसके खिलाफ पूरे बिहार में जन आक्रोश था। आपने रैली की बात कही, निश्चित तौर पर राहुल जी की रैली में कितनी भीड़ आती थी, कितने लोग उत्साह से जुटते थे, वो भी वही तो हम कह रहे हैं कि रैली में लोग आ रहे हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री का उद्बोधन था नहीं आ रहे लोग, उसमें बड़ा स्पष्ट है। जो निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दिया वही धन्यवाद के पात्र है। मैंने तो पहले कहा, फिर से कह रहा हूँ कि पद्म भूषण घोषित कर दिया जाए ज्ञानेश कुमार को, क्योंकि जीत के कर्णधार तो वही है। चलिए, ईसीआई पर ये बहुत बड़ा आरोप है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी लगातार ईसीआई के खिलाफ हैं। सुंदरानी जी का रुख करते हैं। सुंदरानी जी, अब छत्तीसगढ़ को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे, मध्य प्रदेश को लेकर भी सवाल खड़े हुए, हरियाणा को लेकर भी हुए, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राहुल जी की आती है। राहुल जी कहते हैं कि चुनाव आयोग एक ऐसी पैरेलल संस्था बन गई है जो सत्तारूढ़ दल के अधीन हो चुकी है। सत्तारूढ़ दल को जो अच्छा लगता है वही चुनाव आयोग आगे प्रस्तुत कर देती है। देखिए आदरणीय पांडे जी, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के पास हार का बहाना खोजने का कोई न कोई कारण तो चाहिए। तो कारण हो जाता है चुनाव आयोग, कारण हो जाता है ईवीएम, कारण हो जाते हैं मिशनरी पे आरोप लगाते हैं। कहीं न कहीं ये अपनी गलतियों को खोजने में कभी लगते नहीं। इनकी गलतियां कहाँ हो रही है ये देखते नहीं, इनके कार्यकर्ताओं को ये महत्व देते नहीं है, ये थोपे हुए कैंडिडेटों को सौंप देते हैं। गठबंधन इनका मजबूत होता नहीं है, गठबंधन में तालमेल होता नहीं है और ये चुनाव जीतने की बात करते हैं। ये 15 दिन के चुनाव प्रचार में निकलते हैं, 15 दिन का चुनाव लड़ते हैं, तो 15 दिन में जनता क्यों इनके ऊपर विश्वास करे? हम 10,000 रुपए में खाते में दे रहे तो 30,000 की घोषणा करते हैं। जनता इस पे कैसे विश्वास करे? क्यों विश्वास करे? कोई इनके नीतियों पे विश्वास नहीं, इनके कार्यक्रमों में
में विश्वास नहीं, इनके द्वारा बताई गई योजनाओं पे जनता का विश्वास नहीं। लगातार आप देखिए, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो और अब बिहार के रिजल्ट है, आप देखिए लगभग जनता का झुकाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे है। जिस प्रकार हमारा एनडीए का शासन केंद्र में चल रहा है, 11 साल में जो सुशासन बिहार में देखने को मिला, वैसे ही केंद्र की सरकार का सुशासन देखने को हमको मिला है। सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर हम जिस प्रकार से पूरे देश में जनता को जोड़ने का काम करते हैं, इन्होंने अपने सारे नेताओं को भुला दिया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, उसमें भी इनका कहीं उपस्थिति दिखी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सरदार पटेल जी के जयंती के कार्यक्रमों को जनता के बीच में ले जाकर कहीं न कहीं आज मैं ये कहूंगा ये गांधी जी को भूल चुके हैं। ये सिर्फ नेहरू परिवार, इंदिरा जी, राहुल गांधी, राजीव गांधी तक सीमित होकर रह गए, सोनिया जी तक सीमित होकर रह गए। इससे देश नहीं चलेगा। देश तो सामूहिक नेतृत्व से चलेगा। जिस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार एनडीए की सरकार केंद्र में काम कर रही है, लगातार जनता के हितों को ध्यान में रख रही है, तो ये एक पार्टी, एक परिवार की पार्टी हो गई है। एनडीए की सरकार के जो कार्य हैं, और आप उस पर जनता अपना हार को स्वीकार करना चाहिए, मन से स्वीकार करें हार को। ठीक है, सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। विवेक जी, आपने देखा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने गांधी जी का पवित्र आश्रम था जहां से उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, उस सदाकत आश्रम को कैसे तोड़फोड़ ये जो लोग किए, और इनके गठबंधन के लोग हत्या के आरोपी जेल में रह के चुनाव जीत गए। जितने लोग भाजपा के टिकट पाए लगभग सारे जीत गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौन सा काम है जो 20 साल ये गठबंधन में सहयोगी रहे, सरकार चलाएं? ये केवल निर्वाचन आयोग के गठजोड़ और षड्यंत्र के बिना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ये चलता भी रहेगा। राजीव जी का रुख करते हैं। राजीव जी, 75% बेरोजगारी दर है बिहार में। चर्चा अंतिम दौर में है। राजीव जी, पीके पास हो गए कि फेल हो गए? और तेज प्रताप यादव, ये नाम बहुत सुना, देखा, खूब पसंद भी किया लोगों ने, लेकिन ये भी नतीजों से बाहर। देखिए विवेक जी, मैं दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी। रही बात, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में पलायन और बेरोजगारी, ये बेसिकली पूरे देश की स्थिति है। आप बिहार में कुछ ज्यादा होगा, दूसरे राज्यों में कुछ कम होगा। सबसे बड़ी चीज है कि पलायन और एक मजबूर होके पलायन दबाव, जो कि हम लोगों ने देखा है, जो पूर्व के माने लालू जी का ये जमाना था, तो उसमें काफी तरह के एक डर का माहौल किया गया डॉक्टरों और इंजीनियर्स के साथ एक दोहन के रूप में, जिसमें वे लोग अपने कामकाज को छोड़ के दूसरे राज्यों में पलायन किए। एक वे पलायन होता, एक मजबूरी में पलायन, अपना कमाने खाने के जाना। ठीक है। रही बात, आपने पीके और तेज प्रताप की बात कही जी। पीके एडवाइजर थे, राजनीति एडवाइजर और राजनीति में आना, दोनों में अंतर है। मतलब ये वैसा ही है जैसे कोच और खिलाड़ी होते हैं। कोच अच्छा हो गया लेकिन ऐसे खिलाड़ी वो सही साबित नहीं हो पाए। अनिल जी का रुख करता हूं। अनिल जी, आज का ये जो जनादेश है, अगर आप इसे बिल्कुल मान लीजिए 1-2 पंक्तियों में अगर प्रस्तुत करें तो क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन होता है पार्टी, पर्सनालिटी, परसेप्शन और परफॉर्मेंस। बीजेपी पार्टी भी संगठन, बीजेपी हो और जेडीयू, इनका पार्टी का संगठन मजबूत है। इनके पास पर्सनालिटी नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है। फिर परसेप्शन, लोगों ने इन्होंने अपने लिए जो बात है उसको इस्टेब्लिश करने में, उसको स्थापित करने में डेवलपमेंट को मान लिया। और उसके बाद होता परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस का रिजल्ट देख लीजिए आप। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप अगर ऑर्गेनाइज्ड कैंपेनिंग नहीं करेंगे तो इलेक्शन के रिजल्ट आपके फेवर में कभी नहीं आ सकते। और जो आज के नतीजे बता भी रहे हैं बहुत हद तक। गुलरेज जी, मोदी का जादू चल गया या लगातार जो चुनावी सभाएं हैं वो, या फिर आप दोनों पार्टियों की यानी कि एनडीए की ये जो जुगलबंदी सरकार चल रही है, या फिर जो बात अनिल जी कह रहे थे कि वोट मांगने का तरीका ऐसा था कि अपना डेवलपमेंट भी बताते थे और जंगल राज की याद भी दिलाते थे, काम क्या किया? विवेक भाई, लोकतंत्र में जादू नहीं चलता, लोकतंत्र में विश्वास चलता है, लोकतंत्र में काम चलता है।
तो डेफिनेटली मोदी जी का काम चला, मोदी जी पर विश्वास चला। वहीं जिस प्रकार से नीतीश बाबू ने काम किया था वो भी लोगों ने विश्वास के साथ कबूल किया। और एक फैक्टर को और मत भूलिए कि जिस प्रकार से नकारात्मक तरह से प्रचार कर रहे थे बेबी लालू और बेबी सोनिया, ये लोग मिलकर, तो उस समय डॉक्टर मोहन यादव जैसे लोग एक सकारात्मक काम कर रहे थे और सकारात्मक डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, न कि उल्टी सीधी बातें हमेशा करना। और आपने देखा कि जैसे ही 10,000 रुपये ट्रांसफर होते हैं महिलाओं के खाते पर, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, बेबी यादव कहते हैं कि इस तारीख को जो है हम 30,000 देंगे। लेकिन लोगों ने उस 30,000 पे यकीन नहीं किया, क्योंकि हम लोग कभी भी बड़ी बात नहीं करते, जितना होता है उतनी बात करते। स्मरण कीजिए आप कि जब मोदी जी ने किसानों के खाते में पैसे डाले थे, तब राहुल गांधी क्या करते थे कि हर व्यक्ति को लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख कुछ बताया था उन्होंने, इतना हर परिवार को मैं दूंगा, हर साल दूंगा। लोगों ने माना नहीं माना। तो यही होता है पॉलिटिक्स में, परसेप्शन भी चलता है और विश्वास भी चलता है। ना इनका परसेप्शन बनता है, ना इन पे यकीन करती है जनता। और फिर ये बातें जो यही करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हरा दिया, तो इसने हरा दिया, तो उसने हरा दिया। इनके मुंह में दही जम जाता है इनके प्रवक्ताओं के ये बोलने में कि अरे राहुल गांधी निकम्मा है, उसने हरा दिया। सुरेंद्र वर्मा जी बोलिए। गुलबेज जी को शब्दों और भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। ये शायद भूल गए कि इन्हीं के प्रभारी, अरे कुछ तो सुन लिया कीजिए। आपके प्रभारी ने क्या कहा, मुस्लिम वोट नहीं दिया करते हमको, इसलिए मुस्लिमों को प्रत्याशी नहीं बनाए। और आज ये सकारात्मकता की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, मारो गोली कट्टे से 6-6 गोली छाती में। ये इनका ये इनके शब्द हैं और ये सकारात्मकता की बात करते हैं। ये यादव बहुल क्षेत्र में ये कहते थे यादव वोट नहीं देते, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कहते थे मुस्लिम वोट नहीं देते। तो ये बताएं, ये चोरी करके लाए, जनमत की डकैती डाले, तो इनको तो जनता अभी कार्यकर्ताओं की सुन लीजिए, अपने समय में बोलिएगा। अरे दलित चाटुकारिता में कितना झूठ बोलेंगे गुलबेज जी, कुछ तो शर्म रखिए। मुस्लिमों से गुलरेज जी सुरेंद्र जी को अपनी बात रख लें, उसके बाद भी सभी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे चर्चा एकदम अंतिम दौर की है। छत्तीसगढ़ के तमाम सुरेंद्र जी को बात रख लें। छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री को ये प्रचारक की सूची में नहीं डालते, और आज जब परिणाम आ गया दूसरे ने अरे गुलबेज जी कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो शर्म करिए। ये सियासत का दस्तूर है कि चर्चा होती है तो उसमें आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। और ठीक है आप इलेक्शन कमीशन पे चलिए अब तो नतीजे आपके पक्ष में हैं। आपने जो काम किया उसके नतीजे मिल गए गुलरेज जी। सुरेंद्र जी अगर थोड़ी सी आलोचना कर रहे हैं तो वो कसक भी तो पूरी हो जाने दीजिए। आज आपको इतना बड़ा जनादेश मिला, इसकी खुशी मनाइए ना। चलिए सुरेंद्र जी बोलिए बोलिए जाते जाते। खुशी बिल्कुल है। देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता सकारात्मक राजनीति की तो बात ही मत करे। ये बांटना और काटना ये आरएसएस की ट्रेनिंग का नतीजा है। पूरे चुनाव अभियान में जो शब्दों और भाषा की मर्यादा को गिराने का काम किया वो भाजपा के तमाम नेताओं ने किया। उसमें देश के प्रधानमंत्री भी हैं। और फिर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। सुंदरानी जी, आज का ये जनादेश सुंदरानी जी के शब्दों में। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जनता ने जो निर्णय दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए इन दलों को कि आखिर इनकी स्थिति क्यों बिहार में ऐसी हुई, क्या कारण हुए, इसका चिंतन करना चाहिए और आगे लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। बजाय इसके कि बहाने खोजकर हार का ठिकरा चुनाव आयोग पे थोपना, ईवीएम पे थोपना, ये नहीं करके चिंतन करे कांग्रेस। चलिए जाते जाते गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं तो यही कहूंगा, सुंदरानी जी ने सही कहा, और मैं यही कहूंगा कि राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, निकला छक्का। तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए कि 6 सीटें आ जाए। ऐसी बात नहीं करनी। नहीं, छक्का मतलब 6 सीटें। अच्छा 6 सीटें। 6 सीटें। ऐसे सांप्रदायिक स्लीपर सेल अपना ईमान बेच के आते हैं चैनलों में। नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। राहुल जी देश के नेता है। जिंदी चोर, ये भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल लानत है ऐसे लोगों पर। चलिए ऐसी कोई बात हम ना कहें जो आपत्तिजनक हो, जो एक दूसरे के विरुद्ध की हो। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा
राजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, सुंदरानी जी का, अनिल जी का, सुरेंद्र वर्मा जी का, गुलरेज जी का, आप सभी मेहमानों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस महा डिबेट में आप सभी ने चर्चा की, अपना मंतव्य रखा, अपनी बात रखी। चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं और राजनीति में कई बार ऐसा होता है जब शब्दों की मर्यादा भी तार तार हो जाती है, लेकिन जनता ने अपने नतीजे दे दिए हैं, इसे स्वीकार कर लीजिए। बिहार के नतीजे हम सबके सामने हैं। पार्टियों को मंथन भी करना है और आगे की रणनीति भी अब बनानी है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए, बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।